मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और बसपा बहुजन समाज पार्टी बिहार में क्या करने वाले हैं ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आरजेडी में सारे फैसले क्या तेजस्वी यादव ले रहे हैं, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद, क्या उनकी सलाह अब नहीं मिल रही है, उन्होंने सलाह देनी बंद कर दी है, और क्या जल्द ही आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। इन सब विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो मुकेश सहनी के मन में क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि बहुत खुश तो नहीं है जहां पर वो हैं फिलहाल, क्योंकि जिस तरह की खबरें उनकी आ रही हैं लगातार। अभी एक बयान भी मीडिया में देखने को मिल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई कुछ सीटें कम में मिल जाएंगे तो देख लिया जाएगा, इस तरह की बातें। तो इशारों में कहीं ना कहीं वो एक तरीके से दबाव भी बना रहे हैं दोनों तरफ के लिए ही, और साफ कुछ अभी क्लियर भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी पार्टी है बसपा, जिसके भी बता रहे स्ट्रिक्ट लगा हुआ है, साथ में आ सकते हैं क्या ये लोग? देखिए, आपको एक बात बताएं, जहां तक वीआईपी पार्टी का सवाल है, वीआईपी पार्टी लंबे समय से मुकेश सहनी 2014 से राजनीति कर रहे हैं और अब 11 साल होने को चला। वो किधर रहेंगे किधर नहीं रहेंगे इसको लेकर के हमेशा सवाल उठता है, पर उनके इंटरेस्ट में होता क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, वो अपने मुंह से स्वयं कहते हैं कि भाई मैं महागठबंधन का उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, और सीट वो 30 मांगते हैं, यहां तक कि कार्यकारिणी की बैठक में तो 60 मांग दिया, 60 सीटें। तो सवाल ये उठता है कि क्या 60-30 ये ऐसा अनरीजनेबल डिमांड है? मैं अनरीजनेबल नहीं बोल रहा हूं। जब आप आरजेडी के लोगों से बात करिए तो वो हंसने लगते हैं, कहते हैं अरे बोलने का काम में बोलने दीजिए, पर वो हमारे साथ हैं या नहीं है ये उन्हीं को पता है। तो आप समझिए, अगर आरजेडी का नेतृत्व इस तरह की बात करता हो और खासतौर पर आरजेडी में इस तरह का मैसेज हो कि वीआईपी पार्टी उधर जा रही है, और आप देखिए दिलीप जायसवाल आज उन्होंने कह ही दिया कि कई सारे महागठबंधन के लोग हमारे टच में हैं। महागठबंधन कुछ है नहीं तो कई सारे कौन टच में है भाई? कांग्रेस टच में होगी नहीं, आरजेडी टच में होगी नहीं, लेफ्ट टच में होगी नहीं, तो फिर आपके टच में और कौन है? चौथा एक यही बचता है। पारस गुट को आपने पहले ही खारिज कर दिया है, तो कौन आपके टच में? वीआईपी पार्टी आपके टच में। अब सवाल उठता है वीआईपी पार्टी को चाहिए क्या? ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल उनको जो चाहिए और जो ऑन स्क्रीन बोला जा सकता है वही मैं बोल सकता हूं। नहीं, ये तो जनता गलत ठगा महसूस करेगी, हमारे दर्शक जो है। तो उनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा सीटें, और ज्यादा से ज्यादा सीटें, क्योंकि देखिए कल एक आईपीएस ऑफिसर भी उनकी पार्टी को ज्वाइन किए, तो उनकी पार्टी को ज्वाइन किए, क्या उनकी पार्टी इतनी एक्टिव है कि वो तमाम रिसोर्सेज इकट्ठा कर ले चुनाव लड़ने के लिए? अरे भाई, आपकी सरकार रही नहीं, आप 11 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में जो खर्च होता है वो खर्चा कहां से आएगा? आपने कितना भी कमाया हो, पर क्या आपने इतना कमा लिया कि 11 साल आपका हेलीकॉप्टर उड़ता रहेगा, पॉलिटिक्स करते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, सभा करते रहेंगे, और वो पैसे आएंगे कहां से? तो ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये बड़ा यक्ष प्रश्न होता है। इसलिए कोई राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहता है, और जब सत्ता में आप आते हैं तो कई तरह के मित्र बन जाते हैं आपके, जो आपको फंड करते हैं, पैसा देते हैं, आप पे विश्वास जताते हैं, आप पे इन्वेस्ट करते हैं। आप इस बात को भी समझिए, अगर आप विपक्ष में हैं तो कल आप पक्ष में आइएगा तो आप उनको कुछ काम दीजिएगा, जो सरकारी तरीका है फेवर करने का, वैसा होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं वो इशारा तो मुझे वीआईपी की तरफ दिख रहा है। बात यह है कि वीआईपी को बीजेपी दे क्या रही है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि वीआईपी का नेचुरल एलाई बीजेपी है, ये बात आप जान लीजिए। उनमें देखिए बड़ी बात यह है, उनमें मल्ला, साहनी, अब ये मल्लाह कौन होते हैं, केवट कौन होते हैं? आपको याद है ना, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो बीजेपी मतलब राम, जो बीजेपी वाले जिस तरीके से कहते हैं कि भाई राम मंदिर हमने बनाया है, जय श्री राम, और ये सब, तो आप जो ये तमाम जातियां उपजातियां हैं वहां पर आप उन तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हुए देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि ये बेहतर तरीके से जेल कर पा रहे हैं,
बीजेपी के साथ, और इसीलिए जब बीजेपी के साथ आते हैं तो उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ खुद उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि शुरुआत में 2014 में आए थे तो वो नीतीश प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे ना, तो उनके रिलेशंस भी इधर हैं। तो ये सारी ऐसी कवायद है जिसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि एलाइज वो एनडीए में बेहतर एलाइज होंगे, पावर में भी आ सकते हैं। चर्चा ये भी है कि केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि भाई जब राजभूषण चौधरी, उन्होंने खुद कहा था जो मेरा सूटकेस उठाते थे वो केंद्र में मंत्री, तो सवाल यह है कि भाई जो सूटकेस उठाते थे वो केंद्र में मंत्री हैं, तो आप भी तो मंत्री बन जाइएगा। एक दो मंत्री आपका बिहार में भी बन जाएगा। पर मैं कोई बोलने वाला नहीं होता, मैं सिर्फ वो बातें कह रहा हूं जो राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रहा है। चल क्या रहा है ये बताइए। डिमांड जो आप बता रहे थे, एक तो सीटों की डिमांड हो गई, देखिए जो कि जायज सी बात है अगर कि आरजेडी होगा। उनको उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं, आपने सुना कहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये अगले उप मुख्यमंत्री, ये तो कहा नहीं है। तो तेजस्वी यादव कितनी सीटें देंगे ये भी वो पत्ते खोल नहीं रहे। तेजस्वी यादव कल आए थे राहुल गांधी से मिलने, राहुल गांधी ने बड़ी कड़ी शर्त रख दी है। तेजस्वी यादव का दिमाग ही घूम गया होगा जब वो वापस गए होंगे, क्योंकि कांग्रेस आक्रामक है। एक बात आप जान लीजिए, राहुल गांधी अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, और राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं तो उनका एक अपना सोच है। आज देखिए बोले राहुल गांधी को बयान वायरल है जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े सीनियर नेता बने घूमते हैं और अपना बूथ तक जिता नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं वही आपको कह रहा हूं कि जिस तरह की बात अब राहुल गांधी कर रहे हैं और कल जिस तरीके की बात की है उन्होंने, उससे एक बात तो आरजेडी को भी इशारा साफ है। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि राहुल की बात, अगर कांग्रेस की बात आरजेडी से नहीं बनी तो कांग्रेस प्रिपेयर्ड है 243 सीट पर चुनाव में। अच्छा, ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि कांग्रेस का स्टेक विधानसभा में कुछ नहीं है। कांग्रेस मानती है हमको लड़ना है 2029 के लिए, इसलिए अगर हम विधानसभा में लड़ेंगे तो 2029 में हम फायदे में रहेंगे। और अल्लाह वरूख से कह दिया है कि आप जाइए बात करिए। तो ये सारी बातें, अब सवाल उठता है कि कैसे आरजेडी कांग्रेस को एकोमोडेट करे, फिर वीआईपी को एकोमोडेट कैसे करे, ये 30-60 और उसके बाद उप मुख्यमंत्री, तो 15 सीट भी आरजेडी देगी कि नहीं देगी, ये भी एक सवाल है। उप मुख्यमंत्री का पद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या तेजस्वी घोषणा करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसी सारी बातें, और आरजेडी के भीतर यह सोच है कि इनको एक बार थक जाने दीजिए, एनडीए से इनकी बात नहीं बनेगी तभी ये मेरी तरफ आएंगे, और मेरी तरफ आएंगे तो हम इनको जो देंगे इनको एक्सेप्टेबल होगा, इनके पास और कोई चारा नहीं होगा, ऐसा आरजेडी सोचती है, जो मेरे सूत्र बताते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एनडीए में बात बन गई, और दिलीप जायसवाल जो इशारा कर रहे हैं, अगर बात बन गई तो मुझे लगता है वो एनडीए का हिस्सा होंगे। ज्यादा चांस मुझे इसी में दिखाई। बिल्कुल। और वैसे भी आरजेडी तो आपने बताया उस मोड में आ चुकी है कि वो इंतजार करेगी, एनडीए से डील कर लो तो ठीक है, और नहीं होगी तो वापस दर पे लौटोगे ही। बीएसपी का क्या मामला है? बीएसपी भी बिहार चुनाव की तैयारी कर रही है। देखिए, कहा यह जाता है कि अगर कांग्रेस से बात नहीं बनी तो बीएसपी से आरजेडी अलायंस करना चाहिए। अच्छा, ये प्लान बी में। अब बीएसपी से अलायंस करना चाहेगी तो दरअसल देखिए, कांग्रेस ने राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया। राजेश राम रविदास समाज से आते हैं। अब आरजेडी को लग रहा है कि अगर हम बीएसपी से गठबंधन कर लिए तो यूपी के साथ का जो बॉर्डरिंग इलाका है वहां पर हमें उसका फायदा मिलेगा, और ये जो तमाम आपके रविदास समाज के लोग हैं और जो कई जातियां हैं जो शेड्यूल कास्ट में आती हैं वो हमें वोट कर सकती हैं, उसका फायदा होगा। पर आरजेडी में ही कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी कैसे हमारे साथ आएगी। मैं आपको यह बता रहा हूं, एक जो मैनेजर से उनके बीच में प्लान भी ये है कि कांग्रेस के साथ बात नहीं बनी तो हम जेएमएम, बीएसपी इस सब को बड़े अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं आरजेडी में जो कहते हैं कि बीएसपी कैसे आएगी, बीएसपी वही करेगी जो बीजेपी चाहेगी। ये मेरा कथन नहीं है, ये आरजेडी के लोग कहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी के जो मैनेजर्स हैं और जो डिसीजन ले रहे हैं वो बीएसपी पर कितना रिलाय कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि प्लान बी में उन्होंने ये रखा हुआ है कि अगर कांग्रेस से बात नहीं बनी
तो बीएसपी जैसी पार्टी, आईपी गुप्ता जैसी पार्टी, इन सबको हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। ये दल हमारे वोटों में इजाफा करेंगे, इससे हमारा फायदा होगा। और इसलिए बीएसपी को लेकर के आरजेडी ऐसे सोचती है, पर आरजेडी में ही जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आरजेडी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनको लेकर काफ़ी दिन से बहस चल रही है, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, कितना एक्टिव हैं, कितना सलाह मशवरा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। पर इस बीच खबर है कि तेजस्वी ने फैसला कर लिया है और बहुत जल्दी जून में ही राजद को नया अध्यक्ष मिल सकता है। सही बात है? देखिए, तेजस्वी यादव ने कोई फैसला किया नहीं, लेकिन सच बात यह है, रामगढ़ के चुनाव में जगदानंदन सिंह के सुपुत्र जगदानंद सिंह काफी रिस्पेक्टेबल लीडर हैं, लालू प्रसाद के मित्र हैं। आपको याद होगा 2022 में भी राष्ट्रीय अधिवेशन में वो नाराज थे, वो आए नहीं थे। लालू प्रसाद जब सिंगापुर से लौटे तो उन्होंने उनको मनाया और फिर से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। लेकिन रामगढ़ में जो हार हुई इनके छोटे सुपुत्र की, और कहा जाता है, अगर आप बात करेंगे अंदर खाने आपको पता चलेगा कि उसमें संजय यादव के तरफ आरोप लगाते हैं लोग। मैं वो कह रहा हूं, कहा यह जाता है कि आरजेडी का ही टॉप लीडरशिप नहीं चाहता था कि जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे जीते। अब बड़ी बात यह है कि जब आरजेडी का टॉप लीडरशिप, मतलब क्या, तेजस्वी यादव, संजय यादव, भाई जो तेजस्वी चाहेंगे वही संजय यादव चाहेंगे। और पार्टी में भी तो कई तरह की खेमेबाजी होती है ना, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। जगदानंद सिंह हैवीवेट लीडर रहे हैं, लालू प्रसाद उनको ढंग से अकोमोडेट करना जानते थे, इसलिए संबंध बड़ा अच्छा था। तेजस्वी के लीडरशिप को जगदानंद सिंह भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि एक सीनियरिटी का लेवल का जो फासला है वो भी बहुत बड़ा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं, तो अपनी टीम में वो यंग लोग चाहेंगे जो तेजस्वी की टीम हो, क्योंकि अब सेकेंड जनरेशन के हाथ में पार्टी आ गई है ना। तो ये चक्कर पड़ रहा है। अब 3 महीने से जगदानंद सिंह ऑफिस नहीं आ रहे हैं, और ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं और किसी तरह का एडवाइस भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो फैसले तेजस्वी कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। अब सवाल है कि जब जगता बाबू आ नहीं रहे हैं, कोई फैसले ले नहीं रहे हैं, किसी तरीके से एडवाइस कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी क्या करेंगे। वो जून में, भाई पार्टी चाहेगी कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो जो फुल फ्लेजेड हो, और वो अपने किसी लोग को बना देंगे जिसमें कई तरह के नाम है। कहा जाता है रविदास समाज से भी बनाया जा सकता है, ताकि ये समाज कांग्रेस का वोटर ना हो जाए। आरजेडी कभी नहीं चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो, और राहुल गांधी हर हाल में चाहते हैं कि कांग्रेस अपने पैर पर खड़ी हो, क्योंकि राहुल गांधी समझ रहे हैं कि 2029 की लड़ाई हमें लड़नी है, तो हमें साथ मजबूत नेतृत्व का चाहिए। और राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव में वो बात नहीं है जो लालू प्रसाद में थी। जो लालू प्रसाद और सोनिया गांधी की केमिस्ट्री थी, वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री नहीं है। इस बात को आप समझिए। और इसीलिए पहले ऐसा होता था कि अगर कोई प्रभारी कुछ कहता हो और लालू यादव को पसंद नहीं हो, तो वो सीधा बात करते थे सोनिया गांधी से, और बात वही होती थी जो लालू प्रसाद चाहते थे। पर आपको बता दें, कल की मीटिंग में, जिसका मैं बड़ा इंफॉर्मेशन अपने अगले कार्यक्रम में शेयर करूंगा, कल की मीटिंग में ऐसा हुआ कि राहुल गांधी कल मिले, उन्होंने तेजस्वी का इंतजार किया। तेजस्वी राहुल से मिलना चाहते थे। कल राहुल गांधी को अहमदाबाद 3 बजे पहुंचना था, लेकिन राहुल गांधी उनका इंतजार किए, उनसे मिले। पर जब उन्होंने बात की तो बड़ा साफ गोई से बात की, और क्लियर कट मैसेज दे दिया कि अब कांग्रेस की तरफ से बात अल्लाह वरू करें, हम नहीं करेंगे, अल्लाह वरू करेंगे, पटना में करेंगे। तो आप समझिए, अल्लाह वरू बात करेंगे। जिस तरह का मैंडेट अल्लाह वरू को कांग्रेस का टॉप लीडरशिप दे रहा है, उसका तो एक मतलब बहुत साफ है ना, कि अब आपको बिजनेस बात करना है तो अल्लाह वरू बात करेंगे, और अल्लाह वरू क्या बात करेंगे ये हम लोग समझते हैं। इसलिए ये इंडिकेशन तल्ख है, बड़ा क्लियर कट है। उसमें जो शर्तें राहुल गांधी ने रखी हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है, वो भी हम अपने कार्यक्रम में बताएंगे। तो सवाल ये है कि इस तरह की स्थिति परिस्थिति बन रही है। अब आरजेडी में तेजस्वी यादव के साथ कौन गए थे? तो भाई संजय यादव। संजय यादव मैनेजर अच्छे हो सकते हैं। दूसरे कौन गए थे? मनोज झा। अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, बट मास लीडर नहीं है ना। आप बात समझिए।
तो मास लीडर नहीं है पर तेजस्वी के कॉन्फिडेंट है। तो ये लोग तीनों बात करने गए थे और बात हो रही थी। तो एक बात अब बहुत साफ समझ में आता है कि आरजेडी पर पूरी तरह से पकड़ तेजस्वी यादव की मजबूत हो चुकी है और तेजस्वी जिसको चाहेंगे वो आरजेडी में बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, नहीं चाहेंगे काम नहीं कर पाएगा। तेजस्वी के परिवार में ही अलग अलग पद को लेकर के बहुत तरह की बातें चलती रहती हैं और जिसमें हकीकत भी है। मीसा अलग कुछ एक्सपेक्ट करती हैं और लोग अलग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन पार्टी का बागडोर लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को सौंप दिया। वो अध्यक्ष बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष आप समझ लीजिए वो सेम पावर जो उनके पास होता है वो उन्होंने तेजस्वी यादव को दे दिया और तेजस्वी यादव अब सारे फैसले ले रहे हैं। इसलिए जगदानंद सिंह जैसे सीनियर लीडर को ये लगने लगा है कि बेहतर है हम अपने आप को अलग कर लें, पार्टी से दूर कर लें, तभी हमारी इज्जत बचेगी। नहीं तो तेजस्वी या उनके लोगों के साथ डील करना मुश्किल काम होगा। और इसीलिए जगता बाबू अब अपने घर में बैठ गए हैं। जून के महीने में शायद आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, जो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का क्लोज कॉन्फिडेंट हो। बिल्कुल, तो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो बिहार की राजनीति पर असर डालेंगे और बहुत जल्द उन पर फैसला होगा। तो राग बिहारी में आज इतना ही। बाकी बिहार है और बिहार की राजनीति है, रोज नए डेवलपमेंट हैं, रोज नई जानकारी हम तक आती हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।